हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो आज इसका जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ और इसका जो है सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ हम लोगों को वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों पेपर कोड, जो कि है 16156 AG 156, शॉर्ट में कह सकते हैं हम लोग AG 156। और ये जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का है और सब्जेक्ट है हमारा माइक्रो प्रोपागेशन। और इसमें जो है आप लोगों को समय मिल जाएगा 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क 50 हैं। और नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। और आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ा करिए कि कौन से क्वेश्चन पेपर में क्या दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने नहीं करने हैं, और कितने शब्दों में लिखना है, कितने शब्दों में नहीं लिखना है, और कितने नंबरों का है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको जो है लिखना है। तो सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए, खंड आ, जिसमें पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें बताया गया है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, each question carries 10 marks, long answer is required not exceeding 350 words। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम 350 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। फिर उसके बाद आप लोगों को सभी क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 150 वर्ड्स। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, और उत्तर जो है 150 शब्दों से अधिक ना हो। फिर इसमें जो है आप लोगों को सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। इसमें बताए गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आप लोगों को सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और फिर आ जाता है सेक्शन ए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है। राइट अबाउट द मेजर स्टेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इन डिटेल। सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में विस्तार से लिखिए। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में विस्तार से जो है लिखना है। तो सबसे पहले आ जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है। इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर की एक आधुनिक विधि है, जिसके द्वारा पौधे के एक छोटे हिस्से जैसे कोशिका उत्तक या अंग से प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में हजारों की संख्या में नए स्वस्थ पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर आ जाता है कि यह तकनीक टोटी पोटेंसी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि पौधे की प्रत्येक कोशिका में एक पूर्ण पौधा विकसित करना की आनुवांशिक क्षमता होती है। ठीक है, आनुवांशिक क्षमता होती है। फिर आ जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रमुख अवस्थाएं, स्टेज ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। इसमें बताया गया है कि मुर्शिगे और स्कूग मुर्शिगे एंड स्कूग के अनुसार सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 चरणों में पूरी होती है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है शून्य अवस्था, स्टेज 0, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लेंट। तो इसमें बताया गया है कि इस चरण में मात्र पौधे मदर प्लांट का चयन किया जाता है। पौधे का वह हिस्सा जिसे प्रवर्धन के लिए चुना जाता है उसे कर्तोतक एक्सप्लेंट कहते हैं। यह हिस्सा स्वस्थ और रोग मुक्त होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है प्रथम अवस्था, स्टेज 1 या स्टेज फर्स्ट, इनिटिएशन ऑफ कल्चर। इसमें बताया गया है कि चुने हुए कर्तोतक
को सतही तौर पर रोगाणु रहित स्टेरिलाइजेशन किया जाता है और उस उपयुक्त पोषक तत्व के माध्यम, ठीक है, उसे उपयुक्त पोषक तत्व के माध्यम पर रखा जाता है, कल्चर मीडियम पर रखा जाता है। इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य एक संक्रमण मुक्त संवर्धन स्थापित करना है। फिर उसके बाद आ जाता है द्वितीयक अवस्था, स्टेज सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन। इसमें बताया गया है कि यह सूक्ष्म प्रवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ पोषक माध्यम में हार्मोन जैसे साइटोकिनिन की मदद से प्ररोह सूट्स की संख्या में तेजी से वृद्धि की जाती है और एक ही कर्तोतक से कई छोटी छोटी शाखाएं विकसित हो जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है तृतीय अवस्था, स्टेज 3, रूटिंग। इसमें क्या बताया गया है कि विकसित प्ररोहों को जड़ें विकसित करने के लिए एक अलग माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक होती है। यहाँ प्रत्येक प्ररोह एक पूर्ण नन्हे पौधे का रूप ले लेता है। फिर उसके बाद आ जाता है चतुर्थ अवस्था, स्टेज 4, हार्डनिंग एंड एक्लीमेटाइजेशन। इसमें क्या बताया गया है कि प्रयोगशाला के कृत्रिम वातावरण से निकालकर पौधों को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। फिर इसे दृढ़ीकरण, हार्डिंग कहते हैं। पहले इन्हें ग्रीन हाउस में रखा जाता है और अंत में खेतों में रोपित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है महत्व में बताया गया है कि कम समय और कम स्थान में लाखों पौधे तैयार करना, वर्ष भर सभी मौसमों में उत्पादन संभव, विषाणु मुक्त वायरस फ्री पौधों का विकास। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन एक्सिलरी बड प्रोलाइफेरेशन टेक्निक, कक्षीय कलिका प्रसार तकनीक पर विस्तृत विवरण लिखें। इसमें आ जाता है कक्षीय कलिका प्रसार, एक्सिलरी बड प्रोलीफेरेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन की सबसे विश्वसनीय और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक है। इस विधि में पौधे के तने के साथ स्थित कक्षीय कलिकाओं, एक्सिलरी बर्ड्स का उपयोग करके नए पौधों का निर्माण किया जाता है। फिर प्रक्रिया के मुख्य चरण, तो प्रक्रिया के जो है मुख्य चरण कौन से हैं? इसमें आ जाता है इस तकनीक को मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरा किया जाता है, जिसमें आ जाता है कर्तूतक का चयन और विसंक्रमण, सिलेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या बताया गया है कि स्वास्थ्य और मृत पौधे से नोडल सेगमेंट गांठ वाला हिस्सा लिया जाता है जिसमें कक्षीय कलिका, इसे कर्तूतक एक्सप्लेंट कहते हैं। इसे कवकनाशी और रसायनों जैसे HgCl2 या NaOCl से विसंक्रमित किया जाता है ताकि सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सके। फिर आ जाता है कलिका प्रस्फुटन, वड इंडक्शन। क्या आ जाता है? वड इंडक्शन। फिर इसमें बताया गया है कि विसंक्रमित कर्तूतक को एक उपयुक्त पोषक माध्यम जैसे MS मीडियम को रोपित किया जाता है। इस माध्यम में साइटोकाइनिन हार्मोन जैसे बेप या काइनेटिन की अधिक मात्रा डाली जाती है जो कलिका की वृद्धि को प्रेरित करती है। फिर उसके बाद आ जाता है बहुगुणन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें बताया गया है कि यह इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। साइटोकाइनिन के प्रभाव से शीर्षस्थ कलिका एपिकल बड का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है और एक ही कर्तूतक से नई कक्षीय कलिकाएं और शाखाएं निकलने लगती हैं। इन शाखाओं को काटकर पुनः नए माध्यम पर लगाया जाता है जिससे पौधों की संख्या तेजी से बढ़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट, इसमें बताया गया है जड़ें जमाना और दृढ़ीकरण।
रूटिंग एंड हार्डनिंग, इसमें क्या बताया गया है कि जब जब शाखाएं पर्याप्त बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें ऑक्सिन हार्मोन युक्त माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है ताकि जड़ें विकसित हो सकें। अंत में इन पौधों को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन हाउस में दृढ़ीकरण के लिए रखा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है इस तकनीक के लाभ एडवांटेज। इसमें बताया गया है कि आनुवंशिक स्थिरता, जेनेटिक स्टेबिलिटी। इसमें आ जाता है कि चूंकि यह तकनीक सीधे कलिका से विकसित होती है और इसमें कैलस अवस्था नहीं आती है, इसलिए नए पौधे पूरी तरह से मात्र पौधे के समान होते हैं, ट्रू टू टाइप। फिर उसके बाद आ जाता है तेजी से गुणन। इसमें बताया गया है कि बहुत कम समय में एक पौधे से हजारों क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। रोग मुक्त पौधे विसंक्रमित परिस्थितियों में उगाए जाने के कारण पौधे स्वस्थ होते हैं। फिर उसके बाद उपयोग में बताया गया है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से केला, अंगूर, औषधीय पौधों और सजावटी फूलों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि राइट अबाउट द लिमिटेशन राइट अबाउट द limitations and advantages of micro propagation in horticulture plant improvement। पूछा गया है कि औद्यानिक पादप सुधार में सूक्ष्म प्रवर्धन की सीमा एवं लाभ के बारे में लिखिए। इसमें क्या बताया गया है कि औद्यानिक पौधों हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स या प्लांट्स के सुधार में सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपागेशन एक आधुनिक उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर तकनीक है। इसमें पौधे के किसी छोटे भाग जैसे कोशिका, उत्तक या अंग से प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर हजारों नए पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ एडवांटेज, तीव्र गुणन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इस तकनीक द्वारा बहुत कम समय में एक ही पौधे से हजारों की संख्या में नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यह पारंपरिक विधियां जैसे जैसे कलम या बीज की तुलना में कहीं अधिक तेज है। फिर बताया गया है कि रोग मुक्त पौधे डिजीज फ्री प्लांट्स मेरिस्टेम टिप कल्चर के माध्यम से विषाणु मुक्त वायरस फ्री पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, जो सामान्यतः खेतों में संभव नहीं होता है। फिर उसके बाद आ जाता है वर्ष भर उत्पादन, ईयर राउंड प्रोडक्शन। इसमें बताया गया है कि चूंकि यह प्रक्रिया नियंत्रित प्रयोगशाला वातावरण में होती है, इसलिए पौधों के उत्पादन के लिए बाहरी मौसम या जलवायु पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आ जाता है आनुवंशिक समानता, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। इसमें बताया गया है कि इसके द्वारा तैयार सभी पौधे मात्र पौधे के बिल्कुल समान क्लोन्स होते हैं, जिससे गुणवत्ता बनी रहती है। फिर बताया गया है कि स्थान की बचत। इसमें आ जाता है कि एक छोटी सी लैब में लाखों पौधे उगाए जा सकते हैं, जबकि पारंपरिक नर्सरी के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। फिर बताया गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन की सीमाएं उच्च लागत, हाई कॉस्ट, प्रयोगशाला की स्थापना उपकरणों जैसे लेमिनर, एयर फ्लो, ऑटोक्लेव और रसायनों पर भारी निवेश करना पड़ता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। इसमें आ जाता है कि इस प्रक्रिया के लिए कुशल वैज्ञानिकों और प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है और सामान्य किसान इसे स्वयं नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाता है संदूषण का खतरा, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। यदि वातावरण पूरी तरह से रोगहीन, स्टेराइल न हो तो कवक या बैक्टीरिया पूरे बैच को नष्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है विभिन्नता। इसमें क्लोनल वेरिएशन। इसमें बताया गया है कि कभी कभी संवर्धन के दौरान आनुवंशिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे नए पौधे मात्र पौधे से अलग हो सकते हैं, जो व्यावसायिक दृष्टि से नुकसानदेह हैं। फिर आ जाता है कठोरण हार्डनिंग। इसमें बताया गया है कि हार्डनिंग में कठिनाई प्रयोगशाला के कोमल वातावरण से निकालकर पौधों को बाहरी कठोर जलवायु में
ढलना चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे मृत्यु दर बढ़ सकती है। फिर आ जाता है निष्कर्ष, यद्यपि यह तकनीक महंगी और जटिल है, लेकिन केला, स्ट्रॉबेरी, ऑर्किड और औषधीय पौधों के बड़े पैमाने पर उत्पादन और सुधार के लिए यह आज की सबसे प्रभावी विधि है। तो दोस्तों आ जाता है हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज सोमा क्लोनल वेरिएशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल। प्लांट टिश्यू कल्चर में सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है, विस्तार में समझाइए। फिर उसके बाद आ जाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर की एक महत्वपूर्ण घटना है। सरल शब्दों में, जब हम उत्तक संवर्धन के माध्यम से एक ही पौधे से कई नए पौधे तैयार करते हैं, तो उम्मीद यह होती है कि वे सभी अपने जनक पेरेंट पौधे के समान होंगे। लेकिन कभी-कभी इन पौधों में आनुवंशिक या बाह्य रूप से कुछ बदलाव आ जाते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं को सोमा क्लोनल वेरिएशन कहा जाता है। फिर इसमें आ जाता है यह शब्द लार्किन एंड स्कोक्राफ्ट 1981 द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आ जाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन के कारण कॉज। फिर इसमें आ जाता है आनुवंशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर्स, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की संरचना में परिवर्तन, क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव या जीन उत्परिवर्तन। फिर उसके बाद आ जाता है उत्तक संवर्धन की अवधि। इसमें बताया गया है कि कैलस अवस्था में कोशिकाएं जितनी अधिक समय तक रहती हैं, विभिन्नताओं की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 3 आ जाता है ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें बताया गया है कि संवर्धन माध्यम मीडिया में उपयोग किए जाने वाले हार्मोन जैसे 2,4-D की अधिक सांद्रता भी उत्परिवर्तन का कारण बनती है। फिर आ जाता है एक्सप्लांट का प्रकार। इसमें बताया गया है कि पौधे के किस हिस्से, पत्ती, तना या जड़ से उत्तक लिया गया है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रक्रिया, मैकेनिज्म। इसमें बताया गया है कि जब पौधे की कोशिकाओं को प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर उगाया जाता है, तो वे एक संगठित द्रव्यमान बनती है, जिसे कैलस कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका तेजी से विभाजित होती है, जिससे प्राकृतिक नियंत्रण तंत्र ढीला पड़ जाता है और डीएनए स्तर पर बदलाव आने लगता है। फिर उसके बाद आ जाता है महत्व और लाभ, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज। इसमें बताया गया है कि यद्यपि क्लोनिंग में विभिन्नता एक दोष मानी जाती है, लेकिन पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग में इसके कई लाभ हैं, जिसमें आ जाता है नई किस्मों का विकास। इसमें बताया गया है कि इससे रोगों के प्रतिरोधी सूखे को सहने वाली या अधिक उपज देने वाली नई किस्में विकसित की जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कम समय में सुधार। इसमें बताया गया है कि पारंपरिक प्रजनन की तुलना में यह विधि पौधों में वांछित सुधार करने के लिए बहुत तेज है। फिर उसके बाद आ जाता है नमक और शाकनाशी सहिष्णुता। इसमें बताया गया है कि इसके माध्यम से ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं जो लवणीय मिट्टी या रसायनों को झेल सके। फिर उसके बाद आ जाता है सीमाएं, लिमिटेशंस। इसमें बताया गया है कि अनिश्चितता, यह प्रक्रिया अनियंत्रित है, इसलिए परिणाम हमेशा सकारात्मक नहीं होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अवांछित परिवर्तन। इसमें बताया गया है कि कभी कभी पौधे के गुणों में गिरावट आ जाती है, जैसे कम फल देना। फिर आ जाता है अस्थिरता, कुछ बदलाव अगली पीढ़ी में नहीं जा पाते। ठीक है, एपिजेनेटिक चेंजेस। फिर आ जाता है निष्कर्ष। इसमें बताया गया है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है, जहां यह एक रूपता यूनिफॉर्मिटी को नष्ट करता है, वहीं दूसरी ओर यह फसल सुधार के लिए नए आनुवंशिक अवसर भी प्रदान करता है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ कल्चर यूज्ड इन प्लांट माइक्रो प्रोपागेशन।
इसमें बताया गया है कि पादप सूक्ष्म प्रवर्धन में प्रयुक्त कल्चर के प्रकार के विषय में विस्तार से समझाइए। इसमें बताया गया है कि पादप सूक्ष्म प्रवर्धन प्लांट माइक्रो प्रोपागेशन एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पौधे के किसी छोटे हिस्से एक्स प्लांट का उपयोग करके प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें उपयोग किए जाने वाले कल्चर के प्रकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि पौधे का कौन सा हिस्सा विकास के लिए चुना गया है। जिसमें आ जाता है मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। कैलस कल्चर। कैलस कल्चर में बताया गया है कि जब एक्स प्लांट जैसे पत्ती या तने का टुकड़ा को पोषक माध्यम पर रखा जाता है तो कोशिकाओं का एक अनियमित और असंगठित समूह बनता है जिसे कैलस कहते हैं। बाद में हार्मोनल बदलाव करके इससे नए पौधे विकसित किए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर इसमें बताया गया है कि इसमें पौधे के किसी विशिष्ट अंग का उपयोग किया जाता है। इसके उप प्रकार हैं, कौन से हैं? मेरिस्टेम कल्चर। इसमें बताया गया है कि इसमें टिप शीर्ष की कोशिकाओं का उपयोग होता है और यह वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए सबसे उत्तम विधि है। फिर आता है रूट कल्चर। इसमें बताया गया है कि जड़ों के विकास और उनके आनुवंशिक गुणों के अध्ययन के लिए लीफ कल्चर, पत्ती के ऊतकों से नए पौधे बनाना। फिर आ जाता है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर इसमें बताया गया है कि इसमें अपरिपक्व या परिपक्व भ्रूण एम्ब्रायो को बीज से निकालकर कृत्रिम माध्यम पर उगाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन पौधों के लिए किया जाता है जिनके बीज प्राकृतिक रूप से अंकुरित नहीं हो पाते हैं, जैसे एम्ब्रियो रेशियोस तकनीक। फिर उसके बाद आ जाता है एंथर और पॉलन कल्चर। एंथर एंड पॉलन कल्चर इसमें बताया गया है कि यह तकनीक अगुणित हैप्लॉइड पौधे तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है। परागकोश अंतर या परागण पोलन से विकसित पौधे आनुवंशिक अनुसंधान और नई किस्मों के विकास में बहुत सहायक होते हैं। फिर इसमें आ जाता है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर फिर इसमें बताया गया है कि इसमें कोशिकाओं को तरल माध्यम लिक्विड मीडियम में उगाया जाता है जिसे लगातार हिलाया जाता है। इसका उपयोग द्वितीयक मेटाबोलाइट्स औषधीय तत्व के औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है प्रोटोप्लास्टर कल्चर। प्रोटोप्लास्टर कल्चर इसमें बताया गया है कि जब कोशिका भित्ति सेल वॉल को हटा दिया जाता है तो बची हुई जीवित कोशिका को प्रोटोप्लास्टर कहते हैं। फिर आ जाता है इसमें कि इसका उपयोग दो अलग अलग प्रजातियों की कोशिकाओं को जोड़ने सोमाटिक के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है महत्व। महत्व में बताया गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन की इन विधियों द्वारा कम समय और कम स्थान में हजारों की संख्या में रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकेंडरी मेटाबोलिट्स प्रोडक्शन। द्वितीयक उपापचयों के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में लिखिए। फिर जिसमें बताया गया है कि पौधों में द्वितीयक उपापचयों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे एल्कलाइड्स, टेरपेनोइड्स और फिनोलिक्स का उत्पादन स्थिर नहीं होता है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। फिर बताया गया है अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारक में आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक पौधे की अनुवांशिक संरचना डीएनए यह निर्धारित करती है कि वह किस प्रकार के और कितनी मात्रा में यौगिक बनाएगा। उच्च उपज वाली प्रजातियों का चयन उत्पादन बढ़ा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है पर्यावरण कारक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फिर जिसमें बताया गया है प्रकाश। प्रकाश में आ जाता है कि प्रकाश की तीव्रता और अवधि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है जो मेटाबोलाइट्स के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। फिर आ जाता है तापमान। इसमें बताया गया है कि अत्यधिक तापमान एंजाइम की गतिविधि को बदल देता है जिससे उत्पादन घट या बढ़ सकता है। फिर आ जाता है मिट्टी और पोषक तत्व। इसमें बताया गया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सीधे
मेटाबोलाइट्स के संश्लेषण को प्रभावित करती है। फिर उसके बाद आ जाता है जैविक तनाव, बायोटिक स्ट्रेस। इसमें बताया गया है कि जब कीट, बैक्टीरिया या कवक पौधे पर हमला करते हैं तो पौधा रक्षा तंत्र के रूप में अधिक द्वितीयक उपापचय बनाता है। फिर आ जाता है अजैविक तनाव। इसमें बताया गया है कि सूखा, ड्रॉट, मिट्टी के लवणता, सेलिनिटी और भारी धातुओं की उपस्थिति पौधों को तनाव में डालते हैं, जिससे वे आत्मरक्षा के लिए विशिष्ट रसायनों का स्राव करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है 7वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि राइट अ कंसाइज अकाउंट ऑन ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस पर एक विस्तृत विवरण लिखिए। ऑर्गेनोजेनेसिस भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रेस्ट्रुला के 3 प्राथमिक जनन स्तरों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से शरीर के विभिन्न अंगों और अंग प्रणालियों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रमुख प्रक्रियाएं और अंग निर्माण। इसमें बताया गया है एक्टोडर्मा में आ जाता है, इससे मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, त्वचा की बाहरी परत, एपिडर्मिस और संवेदी अंगों का निर्माण होता है। फिर आ जाता है मेसोडर्मा। इसमें बताया गया है कि यह पेशियों, हड्डियों, संचार प्रणाली, हृदय और रक्त वाहिकाओं, उत्सर्जन तंत्र, वृक्क और जनन अंगों को विकसित करता है। फिर आ जाता है एंडोडर्म। इसमें बताया गया है कि इससे पाचन तंत्र की आंतरिक परत, श्वसन प्रणाली, फेफड़े, यकृत, लीवर और अग्नाशय, पेनक्रियाज जैसे आंतरिक अंगों का विकास होता है। फिर बताया गया है महत्व के बारे में। महत्व में आ जाता है कि यह चरण गर्भावस्था के दौरान अत्यंत संवेदनशील होता है, क्योंकि इसी समय भ्रूण के सभी बुनियादी ढांचे तैयार होते हैं, और यदि इस दौरान किसी बाहरी कारक जैसे दवाएं या संक्रमण का प्रभाव पड़े तो जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं। फिर आ जाता है 8वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि राइट अबाउट टेक्निक्स यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। इसमें बताया गया है कि पूछा गया है कि कल्चर मीडिया विसंक्रमण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों के विषय में लिखिए। इसमें बताया गया है कि कल्चर मीडिया संवर्धन माध्यम को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए विसंक्रमण, स्टेरिलाइजेशन की तकनीकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मुख्य तकनीकें निम्नलिखित हैं। उष्मा विसंक्रमण, हीट स्टेरिलाइजेशन। इसमें बताया गया है कि यह सबसे प्रचलित विधि है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। इसमें बताया गया है कि आर्द्र उष्मा, मोस्ट हीट। इसमें बताया गया कि इसके लिए ऑटोक्लेव का उपयोग होता है। इसमें 121 सेल्सियस तापमान और 15 पाउंड दबाव पर 15 से 20 मिनट तक मीडिया को गर्म किया जाता है। फिर बताया गया है कि यह बीजाणुओं को भी नष्ट कर देता है। फिर इसमें आ जाता है कि शुष्क उष्मा, ड्राई हीट। इसमें बताया गया है कि कांच के बर्तनों, पेट्री डिश, पिपेट के लिए हॉट एयर ओवन का प्रयोग 160 सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए किया जाता है। फिर बताया गया है कि निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। इसमें बताया गया है कि उन तरल पदार्थों जैसे विटामिन या एंटीबायोटिक के लिए जो गर्म करने पर खराब हो सकते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर का उपयोग किया जाता है। इसके छिद्र इतने सूक्ष्म होते हैं कि बैक्टीरिया आर पार नहीं जा पाते। और विकिरण में बताया गया है कि सतह और हवा के विसंक्रमण के लिए पराबैंगनी यूवी किरणों का उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में इसका प्रयोग होता है। फिर बताया गया है कि क्रायो प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें जैविक नमूनों जैसे कोशिकाओं, ऊतकों, शुक्राणु, अंडे या भ्रूण को बहुत ही कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है मुख्य प्रक्रिया और तापमान। इसमें बताया गया है कि इस प्रक्रिया में नमूनों को आमतौर पर तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में 160 डिग्री सेल्सियस -321 फ़ारेनहाइट के तापमान पर जमाया जाता है। इतने कम तापमान पर कोशिका की
सभी जैविक गतिविधियां और चयापचय मेटाबॉलिज्म रुक जाते हैं, जिससे वे लंबे समय तक जीवित और सुरक्षित बनी रहती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें बताया गया है कि क्रायो प्रोटेक्टेंट्स प्रोटेक्टेंट्स क्रायोप्रोटेक्टेंट्स इसमें बताया गया है कि कोशिकाओं को जमने के दौरान बर्फ के क्रिस्टल से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ग्लिसरॉल जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। उपयोग में बताया गया है कि इसका उपयोग पशु प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, दुर्लभ पौधों के संरक्षण, सीड बैंक और चिकित्सा विज्ञान अंग प्रत्यारोपण की तैयारी में प्रमुखता से होता है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि राइट अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के विषय में लिखे। इसमें बताया गया है कि पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा दो अलग अलग प्रजातियों के डीएनए अणुओं को जोड़कर एक नया हाइब्रिड डीएनए बनाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रक्रिया के प्रमुख चरण। इसमें बताया गया है कि डीएनए की पहचान, इसमें आ जाता है कि वांछित जीन वाले डीएनए की पहचान करना, इसमें बताया गया है। उसके बाद आ गया है दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि काटना, कटिंग, रेजिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें क्या बताया गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो है उपयोग किया जाता है। काटने के लिए जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो है उपयोग किया जाता है, विशिष्ट स्थानों से काटना। फिर आ जाता है क्लोनिंग वेक्टर। इसमें बताया गया है कि कटे हुए जीन को प्लाज्मिड जैसे वाहक के साथ जोड़ना। फिर आ जाता है प्रवेश, इंसरेशन, इसमें आ जाता है इस नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी पोषक कोशिका, होस्ट सेल जैसे ई कोलाई में डालना। फिर उसके बाद आ जाता है चयन और गुणन। इसमें बताया गया है कि सफल कोशिकाओं की पहचान कर उनका गुणन करना। फिर उसके बाद आ जाता है उपयोग, एप्लीकेशंस। इसमें बताया गया है चिकित्सा, इंसुलिन का उत्पाद और जीन थेरेपी। कीट कृषि में बताया गया है कि कीट प्रौद्योगिकी, फसलें जैसे बीटी कॉटन तैयार करना। उद्योग में बताया गया है कि उच्च गुणवत्ता वाले एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल सस्पेंशन कल्चर, कोशिका सस्पेंशन कल्चर से आप क्या समझते हैं? कोशिका सस्पेंशन कल्चर पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर की एक तकनीक है जिसमें पादप कोशिका या कोशिकाओं के समूहों को एक तरल माध्यम, लिक्विड मीडियम में विकसित किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रमुख प्रक्रिया और विशेषताएं। इसमें बताया गया है कि इसकी शुरुआत आमतौर पर कैलस के एक छोटे टुकड़े को तरल माध्यम में डालकर की जाती है। फिर उत्तेजन में आ जाता है, एजिटेशन में आ जाता है माध्यम को लगातार हिलाएं, शेकिंग जाता है, ठीक है, लगातार हिलाया जाता है, और इसके लिए ऑर्बिटल शेकर का उपयोग होता है जिससे कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती रहती है और वे आपस में जुड़ी नहीं रहती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है विकास। इसमें बताया गया है कि तरल माध्यम में कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और पूरे घोल में फैल जाती हैं। फिर आ जाता है महत्व और उपयोग। इसमें बताया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, औषधीय गुणों वाले रसायनों और एंजाइमों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तेजी से गुणन। इसमें बताया गया है कि कोशिकाओं के तेजी से विभाजन के कारण अनुसंधान में उपयोगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बताया गया है कि पादप कोशिकाओं के आनुवंशिक सुधार के लिए यह एक आदर्श माध्यम है। फिर आ जाता है राइट रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें बताया गया है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में पादप वृद्धि नियामकों की भूमिका लिखे, ठीक है, नियामकों की भूमिका लिखे। फिर इसमें बताया गया है कि पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर में पादप वृद्धि नियामक PGRS या हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये कोशिकाओं के विभाजन और अंगों के विकास को नियंत्रित करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इनकी मुख्य भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? प्रमुख नियामकों की भूमिका, ऑक्सिन
ऑक्सिन्स। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे NAA और 2,4-D इनका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है और जड़ों रूटिंग के विकास को बढ़ावा देना है। यह कैलस निर्माण में भी सहायक होता है। फिर आ जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसमें बताया गया है कि जैसे BAP और काइनेटिन ये शूट या शॉट यानी तने और कलियों के विकास को प्रेरित करते हैं। यह एपिकल डोमिनेंस को कम कर शाखाओं के विस्तार में मदद करते हैं। फिर आ जाता है ऑक्सिन साइटोकाइनिन अनुपात। इसमें बताया गया है कि उत्तक संवर्धन में अंगों का विकास इनके अनुपात पर निर्भर करता है। फिर आ जाता है उच्च ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन राइट 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 राइटरो 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 जड़ों का विकास राइटरो जड़ों का विकास। फिर आ जाता है समान अनुपात राइटरो कैलस अभिभेदन कोशिका द्रव्यमान का निर्माण। फिर कम ऑक्सीजन उच्च साइटोकाइनिन राइटरो तने कलियों का विकास। फिर आ जाता है जिब्रेलिन्स। इसमें क्या बताया गया है कि इनका उपयोग मुख्य रूप से पौधों की लंबाई बढ़ाने और भ्रूण के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है निष्कर्ष। इसमें बताया गया है कि उचित मात्रा और सही अनुपात में PGRS का उपयोग करके ही एक एकल कोशिका से पूरा पौधा तैयार किया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन C सॉल्यूशंस। इसमें बताया गया है कि राइट शॉर्ट नोट। ठीक है, इसमें आ जाता है शॉर्ट नोट आ जाते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें क्या बताया गया है, पहला पॉइंट आ जाता है कैलस। इसमें बताया गया है कि जब किसी पादप उत्तक एक्स प्लांट को कल्चर मीडिया पर उगाया जाता है तो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से बनने वाले असंगठित और अविभेदित अनडिफरेंटिएटेड द्रव्यमान को कैलस कहते हैं। यह हल्के रंग और नरम होता है जिससे बाद में जड़ और तने विकसित किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कार्तोतक एक्सप्लांट। इसमें क्या बताया गया है, एक्सप्लांट का या कार्तोतक। इसमें बताया गया है कि पौधों का वह जीवित भाग जैसे पत्ती का टुकड़ा, जड़, तना या परागण जिसे मुख्य पौधे से अलग करके कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर उगाया जाता है, एक्सप्लांट कहलाता है। एक्सप्लांट का चुनाव उसकी पुनर्जनन क्षमता के आधार पर किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है विभजोतक उत्तक। इसमें बताया गया है कि विभजोतक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें बताया गया है कि यह ऐसे अपरिपक्व कोशिकाओं का समूह है जिनमें निरंतर विभाजन करने की क्षमता होती है। ये आमतौर पर जड़ और तने के शीर्ष अपेक्स पर पाए जाते हैं। उत्तक संवर्धन में इनका उपयोग विशेष रूप से वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है कल्चर मीडिया। इसमें क्या बताया गया है, कल्चर मीडिया में बताया गया है कि यह एक कृत्रिम पोषक घोल है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक लवण, विटामिन, शर्करा और पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मौजूद होते हैं। यह कोशिकाओं को बढ़ने और नए पौधे में विकसित होने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण शक्तता टोटिपोटेंसी। ठीक है, पूर्ण शक्तता। इसमें बताया गया है कि पादप कोशिका की वह जन्मजात क्षमता जिससे एक एकल कोशिका से पूर्ण पौधा विकसित किया जा सकता है पूर्ण शक्तता कहलाती है। गोटलिब हेवरलैंड्स ने सबसे पहले इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था और यह पादप प्रजनन और क्लोनिंग का आधार है। यदि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सभी PDF वहीं पर मिलेंगी। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।